वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 301 टू क्वेश्चन नंबर 320। पिछले वीडियो में हमने बाकी के क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर 301, लोकसभा इज। पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर हम लोकसभा के बारे में जान रहे हैं। तो लोकसभा क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है लोअर हाउस, बी हाउस ऑफ पीपल, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 है, इन स्टेट यूनिकैमलर लेजिस्लेटर दे डोंट हैव। जिस स्टेट के अंदर यूनिकैमलर लेजिस्लेचर होता है उस स्टेट के अंदर क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए विधान परिषद। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर अपर हाउस कहा जाता है। वहीं पर विधानसभा को चैम्बर ऑफ असेंबली कहा जाता है और इसे लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है विधानसभा को। अच्छा, कुछ स्टेट्स हमारे कंट्री के अंदर यूनिकैमलर्स हैं, कुछ जो हैं वो बाइकैमलर्स हैं। यूनिकैमलर स्टेट वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ वन हाउस होता है, और जो बाइकैमलर स्टेट्स होती हैं उनके अंदर टू हाउसेज होते हैं। जैसे कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। 303 नंबर के क्वेश्चन पर अब आ जाते हैं। पावर हैंडेड ओवर टू द पंचायत with regards to subjects as finance and election by constitution amendment। कुछ पावर्स जो हैं वो पंचायत के हाथ में दे दी गई, जैसे कि इलेक्शन और फाइनेंस से रिलेटेड जो पावर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया। आपके पास ऑप्शन है ए 73rd, बी 74th, डी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट ये दोनों ही पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत से रिलेटेड है, और इन्हीं दोनों जो अमेंडमेंट्स हैं इनके थ्रू फाइनेंस और इलेक्शन, इन दोनों का अधिकार जो है वो पंचायतों को हैंड ओवर कर दिया गया। 304 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नॉन फॉर्मल बॉडीज गो बाय जेनरिक कलेक्टिव नेम। वो नॉन फॉर्मल बॉडीज़ जो जेनरिक हैं उन्हें किस कलेक्टिव नेम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्हें हम सिविल सोसाइटीज़ के नाम से जानते हैं। आगे 305 नंबर का क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी। आपके पास ऑप्शन है कि इनमें से वो क्या है जिसे आप सिविल सोसाइटी कहेंगे। आपके पास ऑप्शन है ए NGOs, बी प्रेशर ग्रुप्स, सी लॉबीज, ऑप्शन सी है यहाँ पर पीपल्स मूवमेंट, और डी है ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इन तीनों को ही सिविल सोसाइटी माना जाता है। जो NGOs हैं वो तो नॉन फॉर्मल बॉडीज़ हैं ही, जो कि समाज के हर एक पहलू पर, चाहे वो गलत हो रहा हो तो वहाँ पर खड़ी होती हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। प्रेशर ग्रुप भी इसी तरीके से काम करता है। किसी भी सोसाइटी की कोई भी अगर मुद्दा है उसको फिर आगे की तरफ लेकर के जाता है, समाज को एक नया पहलू देने का काम करते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो, और इसी तरीके से लॉबीज भी काम करते हैं। पीपल्स मूवमेंट भी एक नॉन फॉर्मल बॉडी होती है और ये समाज के लिए काम करती है। 306 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन लीड बाय। नर्मदा बचाओ आंदोलन को किसने लीड किया ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंदी प्रसाद भट्ट, सी मेधा पाटकर और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड किया है इन्होंने। 307 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। व्हाट % ऑफ सीट इज रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस टू द पंचायत। जो पंचायत में इलेक्शंस होते हैं उसमें कितने % सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 33%। 308 नंबर का क्वेश्चन है, द हाईएस्ट रैंकिंग कोर्ट इन कंट्री, जिसे आप एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जानते हो, आपको बताना है वो कौन सा कोर्ट होता है। आपके पास ऑप्शन है ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 309 नंबर का क्वेश्चन, लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन फाइल की जाते हैं, मुकदमे फाइल किए जाते हैं,
कानून के कोर्ट में, उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए IPC, बी PIL, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1980 से पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी एक इंडिविजुअल जा कर के और पब्लिक इंटरेस्ट में कि कोई भी लिटिगेट कर सके, कोई भी मुकदमा डाल सके कोर्ट के अंदर, लेकिन 1980 के बाद ऐसा हो पाया जस्टिस PN भागवती और जस्टिस VR कृष्णन अय्यर के प्रयासों के बाद। 310 नंबर का क्वेश्चन है अब आपके सामने, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सेट अप बाय। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया हुआ है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑर्डिनेंस और डी है नॉन। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के द्वारा हमारे देश में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, जो एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। 311 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेसिडेंट हैज़ पावर्स। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, किसी को क्षमादान दे सकते हैं, और वो किसी सर्टेन कोई मुद्दा चल रहा है तो उसके ऊपर एक कमीशन भी गठित कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास। 312 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु कीप द चीफ एग्जीक्यूटिव्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग एंड असिस्ट हिम। वो कौन है जो चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म करता है एजेंडास के बारे में जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, और उन्हें असिस्ट भी करता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट सेक्रेटरी। वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्म करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स के बारे में। 313 नंबर का क्वेश्चन है, लिंचपिन ऑफ द एग्जीक्यूटिव व्हील। एग्जीक्यूटिव व्हील का लिंचपिन कौन होता है ये आपको बताना है। लिंचपिन वो व्यक्ति होता है जो किसी भी इंटरप्राइजेस के अंदर अहम रोल निभाता है, वो धुरी होता है उस इंटरप्राइजेस की। आपके पास ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी कैबिनेट मिनिस्टर और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 314 नंबर का क्वेश्चन है, डिपार्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 PS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक रूल है 4 PS का, यानी कि 4 P से रिलेटेड, P से स्टार्ट होने वाली वहाँ पर वर्ड्स होते हैं और उन पे ही बेस्ड होता है एक डिपार्टमेंट। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए प्रोसेस, बी पर्पस और पर्सन, और यहाँ पर सी है प्लेस, डी है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक पहला हो गया पर्पस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा पर्सन और चौथा है प्लेस। ये 4 पीस होते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को बनाने के लिए। 315 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फिनर्स स्टाफ इज ऑफ टाइप्स। फिनर के अकॉर्डिंग स्टाफ कितने टाइप के होते हैं ये आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि स्टाफ 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं जनरल एजेंसीज के स्टाफ, जिसे आप जनरल स्टाफ कह सकते हो, दूसरे टेक्निकल स्टाफ्स, तीसरे होते हैं ऑक्सिलरी स्टाफ। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर स्टाफ एजेंसीज के तौर पे अगर इन्हें आप समझें तो पहले आप कहेंगे जनरल एजेंसीज, इसके बाद टेक्निकल एजेंसीज और तीसरे नंबर पे आती है ऑक्सिलरी एजेंसीज। एक और चीज़ कि जो प्रधानमंत्री का जो सेक्रेटरीट है उसे आप जनरल स्टाफ कह सकते हो। इसके बाद जो टेक्निकल एजेंसीज आती हैं, जो टेक्निकल स्टाफ हैं, उसके अंदर हमारे आर्किटेक्ट, प्लानर्स, इकोनॉमिस्ट, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आते हैं टेक्निकल एजेंसीज़ के अंदर। ऑक्सिलरी एजेंसीज़ के अंदर आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखो, उसके डिपार्टमेंट को देखो तो लॉ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये सभी ऑक्सिलरी एजेंसीज़ के अंदर आएंगी। 316 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं, और जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहे हैं आपको उन्हें ध्यान से सुनना है, और जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है इन्हें अपने दिमाग में ही रखिए। Who has condensed the duties of the administrators in the famous acronym POST-CORD?
पोस्ट कॉरप एक फेमस एक्रोनियम है और इसका एक एक वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसे किसने कंडेंस किया है इस फॉर्म में। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लूथर गुलिक। जो लूथर गुलिक हैं उन्होंने ये फेमस एक्रोनियम बनाया है जिसे आप POSDCROB के नाम से जानते हैं। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, C कोऑर्डिनेटिंग, R से है रिपोर्टिंग, B से बजटिंग, तो ये तो है, और C से कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पोस्ट कॉर्प है जो एक्रोनियम बनाया गया है लूथर गुलिक के द्वारा। 317 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर पहला कौन सी एक्टिविटी होती है जिसको आप परफॉर्म करते हो ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाओ। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लानिंग। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। ये चीज़ आपने जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे थे 12th क्लास में तभी भी आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। 318 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु वॉन द मैग्सेसे अवार्ड फॉर एफर्ट्स इन टैकलिंग द ड्राउट इन राजस्थान। ड्राउट की सिचुएशन को टैकल करने के लिए उनके एफर्ट को देखते हुए मैग्से अवार्ड उन्हें दिया गया। आपके पास ऑप्शन है, वो कौन है आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। और ये आते हैं तरुण भारत संघ से, राजस्थान में जो है, और इन्होंने वाटर हार्वेस्टर के थ्रू राजस्थान में ड्राउट की जो समस्या है, जो सूखा पड़ने की समस्या है, उसको टैकल करने की कोशिश की और इसीलिए इन्हें मैग्से अवार्ड दिया गया। 319 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट किसने फॉर्मुलेट किया है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी WTO एंड डी इज UNDP। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 1992 में, आपको ये वाला वर्ड भी याद रखना है, 1992 में गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया था वर्ल्ड बैंक ने। 320 नंबर का क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। वर्ल्ड बैंक 1992 प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस टाइटल्ड। आपको अभी पीछे पता लगा कि गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड बैंक ने 1992 में फॉर्मुलेट किया। अब आपको बताना है कि उस रिपोर्ट का उन्होंने क्या टाइटल रखा था, उसका नाम। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ये उन्होंने टाइटल रखा था वर्ल्ड बैंक ने, जो उन्होंने 1992 में गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 301 टू क्वेश्चन नंबर 320 देखा। आगे हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।